अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और हम वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे जो हमारे एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, जिससे हमने छोड़ा था ले जाके जब हम लिवर की स्टडी कर रहे थे तो हमने ब्रांच को नाम दिया था हेपेटोलॉजी। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे होते हैं लाइफ को, और वी कैन से दैट स्टडी कर रहे होते हैं दी न्यूरॉन्स की, तो 21 उसी नंबर को हम कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में था। तो 21 नंबर ब्रांच जो हमारे पास बनती है दैट इज न्यूरोलॉजी। तो बेटा नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो जब हम नर्वस सिस्टम और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं जब उनकी हम स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरोलॉजी। इसी तरह जब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं, जब आप स्टडी करते हैं मसल्स की, दैट इज कॉल्ड मायोलॉजी। कौन सी ब्रांच का नाम देते हैं इसको हम? मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन्स मसल्स। जब आप नेचर ऑफ मसल्स, द टाइप ऑफ मसल्स एंड फंक्शन ऑफ मसल्स की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मायोलॉजी। इसी तरह जब हम स्टडी करते हैं स्पेशली बोन्स की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। तो बेटे याद रखिएगा ये ब्रांच भी आपके चैप्टर नंबर 2 इंटर बायोलॉजी के अंदर, जहां आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जाता है, उसमें आपको डिस्कस किया होगा कि ऑस्टियोलॉजी द स्टडी ऑफ बोन्स। जब आपने बोन्स को देखा दैट इज ऑस्टियोलॉजी। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कार्टिलेजेस होती है, इस तरह आपके कान और नाक में एक सॉफ्ट बोन पाई जाती है जिसको आप नाम देते हैं कार्टिलेज, और कार्टिलेज की स्टडी को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी का नाम देते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी। जब हम कॉन्ड्रियोलॉजी की बात करते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस। जब कार्टिलेजेस विच आर कॉल्ड सॉफ्ट बोन्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? नरम हड्डियां या सॉफ्ट बोन का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी व्हाट? कॉन्ड्रियोलॉजी। अब हमारे पास जब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, तो याद रखिएगा बायोकेमिस्ट्री। तो बेटे बायोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जब हम लाइफ की केमिकल कंपोजिशन को देख रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। किसे कहते हैं? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब हम हमारी लाइफ में, हमारे सेल में, हमारी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिकल प्रोसेस को देख रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। देन हम जब नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं तो हमारे पास याद रखिएगा इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बायोलॉजी भी कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो बेटा 9th क्लास में इसी ब्रांच को नाम दिया जाता है इकोलॉजी, और फर्स्ट ईयर में जब आपको ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं तो इस ब्रांच को नाम देते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? इंटरैक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स देखते हैं विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। तो इसको वन वर्ड डेफिनेशन में हम कैसे याद रखेंगे? हम लिखेंगे कि इट इज द इंटरैक्शन of living beings with one another or with non-living environment
जब हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखते हैं लिविंग बीइंग का, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसे इकोलॉजी भी कहते हैं, ओइकोस कहते हैं होम को। और वो जगह जहां कोई जानदार पाया जाता है, जहां कोई जानदार रहता है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, देन दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसे इकोलॉजी भी कहते हैं हम लोग। तो बेटा इसी तरह जब हम ब्रांचेस की, ये हमारे पास अदर ब्रांचेस की बात हम कर रहे थे, ये वो ब्रांचेस हैं जो ढके छुपे लफ्जों में आपकी बुक के अंदर छोटी क्लासेस में भी और फर्स्ट इंटर के हवाले से भी लिखे गए। इसी तरह जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी या हम बात करते हैं दैट इज द डेवलपमेंट बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, or we can say that the developmental biology, developmental biology। तो याद रखिएगा एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ताल्लुक एम्ब्रियो के साथ होता है और सीरीज ऑफ चेंजेस के साथ होता है। एम्ब्रियोलॉजी तो ताल्लुक किसके साथ है? एम्ब्रियो के साथ। और एम्ब्रियो में जायगोट से लेकर टिल एडल्ट बनने तक जितनी भी सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं, जिन स्टेजेस को पास करता है एक जायगोट, उनकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं, जो आप एमबीबीएस पार्ट 1 में पढ़ रहे होते हैं। तो बेटा अब हमारे पास आपने देखा होगा जायगोट कब बनता है? जब स्पर्म्स एंड ओवम फ्यूज होंगे तो रिजल्ट में बनता है एक डेप्लॉइड सेल, दैट इज कॉल्ड द जायगोट। अब एक जायगोट में जब बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोसाइट बनते हैं, देन बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे, देन बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस आ रही हैं, इन सीरीज ऑफ चेंजेस की स्टडी को हम नाम देते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी या उसे नाम दिया जाता है एम्ब्रियोलॉजी। तो ये तो हमारे पास ब्रांचेस थी। अब वो ब्रांचेस हम डिस्कस कर रहे हैं जो ब्रांचेस आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में दी गई हैं, जिनमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब 30th नंबर हमारे पास कौन सी है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ताल्लुक किसके साथ है? दी बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम क्या देखते हैं? बायोमॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर किस टाइप के बायोमॉलिक्यूल हैं। वो बायोमॉलिक्यूल यू नो वेरी वेल, हमारे पास अमीनो एसिड, जिसे हम प्रोटीन्स भी कहते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रोटीन्स बनती हैं अमीनो एसिड से। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, इसी तरह ग्लूकोज एज वेल एज फैटी एसिड्स, ये सारे हमारे पास क्या हैं? दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। जब इन बायोमॉलिक्यूल का हम रोल देख रहे होते हैं, जब इन बायोमॉलिक्यूल का की परसेंटेज देख रहे होते हैं हमारी लाइफ या सेल या लिविंग बीइंग्स में, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। तो बेटा याद रखिएगा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और क्वेश्चन आपका एग्जामिनर किसी भी हवाले से घुमा के देगा, जो आपको आपकी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर और आपकी वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी ब्रांचेस में से किस किस्म के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो बेटा जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ देखा हमने, वो बायोमॉलिक्यूल देखे जिसमें अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एज वेल एज डिफरेंट अदर बायोमॉलिक्यूल्स जो लाइफ की कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग में रोल कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरह जब हम नेक्स्ट वन ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो दैट इज दी फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो बेटा याद रखिएगा, फ्रेश वाटर बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो आप थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं आपकी डेफिनेशन का जो व्यू है वो नीचे ले जाता हूं। तो बेटा आप देखें, जब फ्रेश, इसमें हम क्या देखते हैं कि लाइव्स
inhabiting इन फ्रेश वाटर। बेटा जब वो लाइफ जो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होती हैं, वो लाइफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स हो, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गी हो। जब हम फ्रेश वाटर लाइफ्स को देखते हैं, और फ्रेश वाटर कहाँ होता है, या तो पाउंड्स में, या पूल्स में, या डिचेस में, या रिवर में। तो जब हम क्या करते हैं, लाइफ को कहां देख रहे हैं, फ्रेश वाटर में, एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर का भी एक अपना एनवायरनमेंट है। जब हम फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का केमिकली एंड फिजिकली लाइफ के ऊपर इफेक्ट देखते हैं और लाइफ को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। देन हमारे पास नेक्स्ट वन जो है ब्रांच, दैट इज दी 32nd branch, that is called marine biology। मैरीन, इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैरीन लाइव्स यानी कि लाइव्स इन सी आर ओशन, लाइव्स इन सी आर, वी कैन से दैट ओशंस। सी आर ओशन में पाए जाने वाली जो लाइव्स हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं और सी एनवायरनमेंट के इफेक्ट देखते हैं केमिकली एंड फिजिकली अपॉन लाइव्स, दैट इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। इसी तरह जब आप देख रहे होते हैं, अब बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की, तो बेटा पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ दी पैरासाइटोलॉजी, अब यहां पर जो गेस्ट होता है दैट इज पैरासाइट। और एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि पैरासाइट्स वो लिविंग बीइंग्स जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। वो पैरासाइट एंडोपैरासाइट हो या एक्टोपैरासाइट्स हो, उन लाइफ्स को हम पैरासाइट कहते हैं। और होस्ट कहा जाता है जिसकी बॉडी कर पैरासाइट रहे, अपना लाइफ साइकिल पूरा करे। अब पैरासाइट्स में हमारे पास दो किस्म के पैरासाइट, या तो एक्टोपैरासाइट्स या फिर एंडोपैरासाइट्स। बेटा जब आप एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है लाइस, हमारे पास एग्जाम्पल है टिक्स, हमारे पास एग्जाम्पल है माइट्स, अक्सर आपने देखे होंगे। इसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट है और ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रहते हैं। लेकिन एंडोपैरासाइट में बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोन्स, और वी कैन से दैट अदर हेलमिंथस और निमाटोड्स, जो कि बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हुए अपना लाइफ साइकिल पूरा करें, अपनी न्यूट्रिशन लें, उससे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो इसमें हम होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन देख रहे होते हैं। एक्चुअली जो आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन इसकी, इसमें हम क्या देखते हैं कि होस्ट गेस्ट रिलेशन तो देख रहे हैं, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट एंड इंटरैक्शन विद द होस्ट। तो होस्ट के साथ क्या इंटरैक्शन है, एज वेल एज लाइफ साइकिल कैसा है और ट्रांसमिट कैसे हुआ ये पैरासाइट, जब हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। सॉरी इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी हमने गलत लिखी थी, पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी दी स्टडी ऑफ पैरासाइट, सिंपल में कह सकते हैं, या होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन देख रहे होते हैं। इसमें क्या देखते हैं, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन देख रहे होते हैं हम। इसी तरह जब आप फर्स्ट ईयर की बुक अगर आप देखें तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं दैट इज सोशल बायोलॉजी। तो बेटे सोशल बायोलॉजी जो है इसमें हम देखते हैं सोशल इंटरैक्शन। क्या देखते हैं, सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन, जब हम सोशल इंटरैक्शन की बात करते हैं और पर्टिकुलरली सोशल इंटरैक्शन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग,
व्हाट, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पॉपुलेशन के सोशल इंटरैक्शन देखते हैं, सोशल बिहेवियर देखते हैं विद इन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। इसी तरह जब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन लाइफ एस्पेक्ट्स, तो दैट इज ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी जब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन लाइफ एस्पेक्ट्स सच एज हिस्टोलॉजी, सच एज एनाटॉमी, सच एज जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, जब हम एवोल्यूशन व्यू से, हिस्टोलॉजिकली, एनाटॉमिकली एंड जेनेटिकल व्यू से ह्यूमन एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, तो दैट कंसर्न विद द ह्यूमन बायोलॉजी, उसे जनरली हम नाम देते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। तो ह्यूमन बायोलॉजी में हमने क्या देखा, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन हिस्टोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी व्यूज देखते हैं ह्यूमन बीइंग के, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। देन हमारे पास द नेक्स्ट वन ब्रांच है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी से आप बाखूबी वाकिफ हैं। चैप्टर नंबर 9 इंटर बायोलॉजी में हमारे पास कंप्लीट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी पे है, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर लेवल पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। वो डेटा एंड टेक्निक्स जिनको हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आइदर दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्न विद न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, और वी कैन से दैट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेस, जितने भी ह्यूमन कंसर्निंग प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए जिन न्यू डेटा एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी, इसमें हम क्या देखते हैं, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें न्यू डेटा एंड टेक्निक देखे जाते हैं, न्यू डेटा एंड टेक्निक्स। तो न्यू डेटा एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, दे आर कॉल्ड दी बायोटेक्नोलॉजी, और साइंस को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आपने देखा होगा इन बायोलॉजिकल साइंसेस, स्पेशली इन बायोटेक्नोलॉजी, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ अगर हम जाते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम डीएनए मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, इसमें हम डिफरेंट हार्मोन्स बना रहे होते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाते हैं। हार्मोन में हमारे पास इंसुलिन कॉमन हार्मोन है जो बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। इस तरह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर साइट पे चले जाएं तो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हासिल करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जब हम हमारी लाइफ से एसोसिएटेड कंसर्निंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नियर बाय 36 ऐसी ब्रांचेस हमने स्टडी की हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट हमारे फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पर है, जो इंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ब्रांचेस हैं। इनमें से आपके क्वेश्चंस अक्सर औकात अराइज होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो प्रैक्टिस शीट्स आपकी होंगी उनमें इसके कंसर्निंग क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की क्वेश्चनिंग आपके एग्जामिनर आपसे कर सकते हैं इंटी टेस्ट के हवाले से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हम डिलीवर करेंगे दैट विल बी दी level of biological organization. Okay, thanks.